तो लेबा क्या ज्ञान। आज आप सभी लोग का ज्ञान के मंदिर पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के पाठ 12 भारत के संविधान का निर्माण। तो हेडिंग देखकर तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज किसके बारे में बात होने वाली है। तो भारत के संविधान का निर्माण किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे निर्माण कर मतलब उसका लिखित करने में उसे 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और जो नेहरूआ 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा था उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। और नेहरूआ बहुत कुछ उसमें लिखा था, तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम को पास करते ना हुए चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ जो दिख रहा है आपको, संविधान में मुख्य रूप से किन विषय को सम्मिलित किया गया। तो यही पूछ रहा है कि देखिए जो पंडित जवाहरलाल जो नेहरूआ था, वो संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन, तो उसमें साला का लिखा इतना, उसी को यहाँ पूछ रहा है कि संविधान में मुख्य रूप से किन विषयों को सम्मिलित किया गया। तो संविधान में देखिए, संविधान में मुख्य रूप से मौलिक अधिकार मतलब कि मनुष्य का अधिकार, मतलब कि आम जनता का अधिकार को कि वो किससे कर सकता है, क्या कर सकता है। और नीति निर्देशक मतलब कि नीति निर्देशक बोले तो किसी भी चीज़ को निर्देश देना कि वो कैसे होगा, क्या होगा। देखिए, और मूल सिद्धांत मतलब कि किसी चीज़ का एक मूल सिद्धांत होता है और उसके कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। जैसे कि मूल सिद्धांत, जैसे कि हमको वोट देना है, इसको जिताना है, एक हम लोग का मूल सिद्धांत होगा। इस टाइप के किसी सिद्धांत को शामिल किया गया। ठीक, तो आप लोग इसको एकदम लिख सकते हैं कि संविधान में मुख्य रूप से मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक एवं मतलब कि मूल सिद्धांत को सम्मिलित किया गया। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन का है, किसी देश के लिए कानून कौन बनाएगा और ऐसे कैसे संविधान। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए हम लोग संसद या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी को नहीं जानते, हम बस जानते हैं वो साला प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी को। और राज्य स्तर पर देखेंगे तो भूपेश बघेलवा को, इधर तो किसी को पता है नहीं। लेकिन देखिए, किसी देश के लिए कानून कौन बनाएगा, तो आप लोग से अगर कोई पूछता है कि किसी देश के लिए कानून कौन बनाएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं कि देखिए किसी देश के लिए कानून जो है ना वो संसद बनाता है, या उसके द्वारा निर्वाचित जो है वो मतलब उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो कभी ये मत बोल दीजिएगा कि जो कानूनवा है वो नरेंद्र मोदिया बनाता है, नहीं, मोदिया कभी नहीं बनाता है। वो जो कानून है वो बनाएगा संसद बनाएगा, और नहीं तो उसके निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा संसद का निर्माण होता है। और देखिए जब किसी प्रकार का मतलब कि कानून बन जाता है तो उसको पहले संसद में मतलब कि संसद में उसको मतलब कि संसद में बोले तो उसको मतलब रखा जाता है, मतलब दिखाया जाता है। जहाँ संसद में जानते हैं कौन कौन बैठता है, मतलब लोकसभा में उसको दिखाया जाता है। तो लोकसभा में बैठता है आपका बहुत ज़्यादा, मतलब सांसद लोग बैठते हैं, राष्ट्रपति बैठेगा, नरेंद्र मोदिया बैठेगा, और कोई मतलब कोई प्रधानमंत्री लोग, तो उसको वहाँ रखेंगे। उसको पहले राष्ट्रपतिया देखेगा कि सही बनाया है कि साला यो गलत बनाया है। फिर उसको सही लगेगा तो उसमें साइन करेगा, और फिर वो साइन करके उसको सौंप दिया जाएगा प्रधानमंत्री को, मतलब कि नरेंद्र मोदिया को। और नरेंद्र मोदिया मतलब कि उसको मिल गया, और वो मतलब कि वहाँ से मतलब किसी राज्य के लिए उसको, चाहे देश स्तरीय पे उसको मतलब रखेगा। और जो मतलब कि किसी राज्य के लिए बना है तो वो दे देगा वो मुख्यमंत्रिया को, और मुख्यमंत्री उसको वहाँ संचालित करेगा नियम को। इस प्रकार देखिए ये संविधान का निर्माण होता है। ये नहीं कि एगो पेजवा में लिख दिया नरेंद्र मोदिया, खुद का हस्ताक्षर मार दिया और चलो हो गया, इस प्रकार से नहीं। ठीक, तो आपको बता दिया है किसे होता है, जैसे कि संसद या उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा कानून का निर्माण होता है, फिर उसे लोकसभा में रखा जाता है जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, फिर उसके द्वारा नरेंद्र मोदी को दिया जाता है जिससे कि वो उसे प्रदेश में लागू करता है। ठीक, और इस प्रकार दूसरा भी है। तीसरा जो है, भारत और नेपाल के संविधान निर्माण के संदर्भ में क्या अंतर, मतलब कि देखिए भारत और नेपाल में संविधान निर्माण मतलब कि लोकतांत्रिक सरकार है, जिस प्रकार की सरकार मतलब संविधान निर्माण कैसे हुआ। तो जो भारतवा में हुआ था उसमें देखिए, जो भारत में हुआ उसको भारत में ब्रिटिश संसद के दिए गए, मतलब कि ब्रिटिश संसद के द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ। मतलब कि भारत सरकार में देखिए अंग्रेज लोग कैबिनेट मतलब सिफारिश भेजे कि इस प्रकार से मतलब कि लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो उसी प्रकार से हुआ। और नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण मतलब कि राजशाही सरकार का अंत करने के लिए, देखिए राजशाही सरकार मतलब कि राजशाही सरकार आपको कैसे पता, मैं जैसे बहुत ज़्यादा मतलब एक और वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे कि राजशाही सरकार बोले तो अभी नरेंद्र मोदिया है, फिर इसके बाद उसका बेटवा हो जाएगा यहाँ का
प्रधानमंत्री, इसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार। मतलब कि उसका मतलब लोकतांत्रिक सॉरी मतलब कि राजशाही सरकार, मतलब उसके बेटा का बेटा द्वारा मतलब एक दूसरे पे मतलब कि स्तरीय स्तर मतलब कि उसका पद को ग्रहण करना, इसको बोलते हैं राजशाही सरकार। तो राजशाही सरकार के यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा आपका मतलब कि वहाँ, हाँ वही नेपाल में राजशाही सरकार था। तो राजशाही सरकार मतलब अपने मन के करते थे, जो मन में आया वही करेंगे। तो उसका उन लोग विरोध करने के लिए आंदोलन किए, उसके मतलब उसी आंदोलन से नेपाल में संविधान मतलब कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ। ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हो गया। तो देखिए यहाँ जब सिफारिश के द्वारा हुआ और वहाँ मतलब कि आंदोलन से हुआ, तो यहाँ का हुआ मतलब यहाँ दोनों जगह लोकतांत्रिक सरकार की निर्माण हो गई। ठीक, दोनों जगह लोकतांत्रिक सरकार की निर्माण हो गई। अब दोनों का वो क्या था बोले तो, अब देखिए ये सीमा, हाँ ठीक, ये सीमा तक लोकतांत्रिक था नहीं। और नेपाल के संविधान निर्माण के संदर्भ में क्या अंतर और समानताएं, मतलब कि अंतर। अब भारत और नेपाल में मतलब संविधान निर्माण हुआ, तो उसमें मतलब कि पूछ रहा है कि अंतर और समानताएं। देखिए तो यहाँ अंतर जो है, भारत में देखिए, भारत में संविधान निर्माण जो हुआ वो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए सिफारिशों के द्वारा हुआ। ठीक, मतलब कि ब्रिटिश द्वारा सिफारिश भेजा गया कैबिनेट के द्वारा कि इस प्रकार से यहाँ का मतलब संविधान बनना चाहिए, उसी प्रकार से हुआ। जबकि नेपाल में राजशाही सरकार को मतलब राजशाही सरकार को गिराने के लिए किए गए आंदोलन के द्वारा वहाँ वहाँ का संविधान का निर्माण हुआ। मतलब कि राजशाही देखिए उस समय नेपाल में राजशाही शासन चल रहा था। जैसे कि आपको एक वीडियो में और बता चुका हूँ, जैसे यहाँ नरेंद्र मोदिया है, अभी देखिए रहे हैं आप लोग, नरेंद्र मोदिया का राज है। तो देखिए इसी प्रकार से देखो, अभी नरेंद्र मोदी है, इसके मतलब बिना वोट के, फिर इसके बाद इसका बेटा बन जाता, फिर नरेंद्र मोदिया के नतिया बन जाता। लेकिन यहाँ कैसे बनता है, यहाँ तो उसका बेटे नहीं है, नरेंद्र मोदिया के बेटे नहीं है। लेकिन वैसे राजशाही सरकार होता तो अपने हाथ से कुर्सी को जाने देता, दूसरा शादी कर लेता। नरेंद्र मोदी अभी कम होशियार थोड़ी है। उसी प्रकार है नेपालवा में। देखिए नेपाल में मतलब कि जैसे राजशाही सरकार चल रहा था, जैसे बेटा दर मतलब कि बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसी को मतलब कि राजशाही सरकार को गिराने के लिए नेपाल के मतलब जनता ने वहाँ को आंदोलन किया, आंदोलन किया, और उसी आंदोलन में वहाँ का संविधान का निर्माण हुआ। तो देखिए और ये सब मतलब कि दोनों जगह में आंदोलन मतलब संविधान का निर्माण किए थे, इससे मतलब कि प्रभाव का पड़ा। तो इसे भारत में देखिए संविधान निर्माण किए तो यहाँ राजशाही मतलब कि यहाँ ब्रिटिश सरकार खत्म हो गया, और नेपाल में मतलब इस प्रकार से आंदोलन किए तो वहाँ राजशाही सरकार खत्म हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका समान अंतर। और समानता क्या है, देखिए भारत और नेपाल दोनों ही लोकतांत्रिक सरकार की निर्माण करना चाहती थी। मतलब कि इस प्रकार से उन लोग जो भी संविधान निर्माण या जैसे भी किए, लेकिन उन दोनों का मतलब उद्देश्य यही था कि हम एक लोकतांत्रिक देश मतलब राज्य देश का भी जो भी होगा निर्माण करेंगे। ठीक, ये होगा आपका समानता। चौथा नंबर का है संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था। इसका मतलब है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ किस सीमा तक लोकतांत्रिक था। तो ये देखिए, ये जो संविधान सभा का गठन था वो वयस्क मतलब मताधिकारी के द्वारा उसका निर्वाचन नहीं किया गया था। मतलब बोले तो ये अच्छे से मतलब इस मतलब लोकतांत्रिक रूप से इसका गठन नहीं किया था। लेकिन देखिए 1935 में, देखिए 1935 में अधिनियम के निर्वाचकों द्वारा, ये मतलब 1935 है उसमें अधिनियम के निर्वाचक जो थे उन लोग के द्वारा इसका चयन किया गया और इसे मतलब संविधान सभा का गठन ठहरा दिया। लेकिन उस समय जो उन लोग चयन किए तो उसी को उस टाइम में लोकतांत्रिक माना जाता था। मतलब कि देखिए अभी अगर हम लोग किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसको अगर आम जनता वोट न देगी तो उसको हम लोग लोकतांत्रिक नहीं मानेंगे। लेकिन उस टाइम पे जो था, उस समय 1935 ही था, हाँ 1935 के अधिनियम में, उसके अगर अधिनियम के अनुसार देखेंगे तो उस टाइम पे मतलब आप लोग किसको बोल सकते हैं, मतलब कि उस समय विधानसभा प्रांतीय को मतलब प्रमुख रूप से लोकतांत्रिक माना जाता था। मतलब उन लोग वोट दे दिए मतलब लोकतांत्रिक था। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि संविधान सभा का गठन
लोकतांत्रिक था, मतलब उस टाइम पे उसी टाइम के अनुसार देखेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर उसको देखेंगे तो लोकतांत्रिक नहीं था, लेकिन उस टाइम पे देखेंगे तो वो लोकतांत्रिक था। इसे आप लिख सकते हैं कि संविधान सभा का जो गठन था वो मतलब कि वयस्क मताधिकारियों द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम के अनुसार आप देखेंगे तो वह 1935 के अनुसार देखे तो विधानसभा के निर्वाचक थे, निर्वाचक के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से विधानसभा का गठन लोकतांत्रिक था। इजी लिख सकते हैं। लेकिन सही बताऊं यार, कसम से बता रहा हूँ, मेरा हाथ इतना दर्द देता है ना मोबाइल पकड़े पकड़े, स्टैंड नहीं है, अब स्टैंड लेना पड़ेगा, अब कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार गजब बता रहा हूँ, इतना मेहनत लगता है ना एक वीडियो बनाने में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अभी तो प्री बोर्ड चल रहा है सभी, मतलब मतलब कि 10th वालों का शायद स्टार्ट है प्री बोर्ड, सुनने में आ रहा है। तो अच्छे से प्री बोर्ड लिखिए। देखिए प्री बोर्ड इस बार, ये प्री बोर्ड का आप तैयारी मत रखिए, इस बार आप ये सोचिए कि मैं बोर्ड बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ। मतलब कि इस बार देखिए स्कूल में जो आप लोग को 25 नंबर मिलता था वो तो मिल ही जाएगा, मतलब सब टीचर समझ रहे हैं बात को, वो तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत कीजिए। लेकिन आप लोग ये प्री बोर्ड का आप छोड़ के आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम को सोचिए कि कल बोर्ड एग्ज़ाम है, मेरे को कल बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है। इस टाइप से आप लोग तैयारी कीजिए, तब तैयारी हो पाएगा। ठीक, तो फिर आपका 5वां नंबर है, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाया। मतलब कि संविधान सभा में मतलब संविधान निर्माण में जितना लोगों का भागीदारी था संविधान निर्माण में, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाया वही संविधान सभा ने। तो देखिए 19वीं सदी में, हाँ 19वीं सदी के अंत में ही, मतलब वही हो रहा होगा कुछ 90 से 100 साल के बीच में, 19वीं सदी में। तो 19वीं सदी के अंत में भारतीयों को देखिए नगर निगम में वोट देने के अधिकार मिली, मतलब कि उनको सुधार आने लगा कुछ, तो उनको नगर निगम में वोट देने का अधिकार मिला, मतलब नगर निगम में। तो इस देखिए किसी भी चीज़ का थोड़ा सा चीज़ वो मिल जाने पर आदमी को लालच हो जाती है, लेकिन वो लालच कभी कभी बहुत अच्छी भी होती है। देखिए संविधान सभा में उन लोग को थोड़ा सा नगर निगम में वोट देने का अधिकार मिला, ठीक, वोट देने का अधिकार मिला, तो उन लोग फिर आगे होने वाले आंदोलन में एकदम लगातार मांग करने लगे कि हम लोग को नहीं, हम लोग को मतलब कि वोट देने का भी अधिकार मिलना चाहिए, या भारतीयों को मतलब कि एकदम भारतीयों को बोलना चाहिए कि भूमिका बढ़ाना चाहिए, मतलब भारतीयों की। तो इसी प्रकार से संविधान सभा ने भी इनकी बातों को सुनी, और संविधान सभा में भी मतलब कि भागीदारी बढ़ाया गया उन लोग का, जैसे कि भारतीयों का, मतलब आम जनता को भी कुछ उससे मिली उस आंदोलन से, ताकि उन लोग को मतलब देखा गया अच्छे नज़रिया से। और इसमें से जब ये आंदोलन हुआ तो इसमें से कुछ परिवारों को, मतलब ऊंचे ऊंचे घराने के परिवारों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, अधिकार प्राप्त हुआ। तब आधे लोग को प्राप्त हुआ, तो फिर धीरे धीरे मतलब और से और को प्राप्त होने लगा। इसी प्रकार से उन लोग का मतलब कि भागीदारी बढ़ाने के लिए संविधान सभा ने प्रमुख कदम उठाए, जैसे कि हो गया आप लोग का आंदोलन करवाया और उन लोग के समक्ष में रहे, और उनको भी मतलब कि बहुत मतलब कि भागीदारी बढ़ाए, तो संविधान सभा को भी फायदा हुआ उसके लिए। ठीक, तो इसको आप लोग एकदम इजीली लिख सकते हैं कि 19वीं सदी के जो अंत में, शुरू में वोट देने का अधिकार उन लोग को प्राप्त हुआ, जिससे कि मतलब कि वोट देने का कुछ लोगों को अधिकार, मतलब नगर निगम में शुरू में। फिर उन लोग लगातार आंदोलन करते रहे, जिससे कि कुछ परिवारों को और मिला वोट डालने का अधिकार, मतलब ऊंचे खानदान के। फिर उनको देख के और मतलब कि उन लोग को सहायता दी संविधान सभा ने, तो सभी को ये मतलब कि मतलब कि वोट देने का अधिकार हुआ। जैसे कि अभी देख सकते हैं, कोई भी वोट दे सकता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे सुधार हुआ। आगे हम लोग देखते हैं 6वां नंबर। देखिए संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या मतलब संविधान की उद्देशिका तो हमारे जीवन, तो संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित मतलब कि हमारे जीवन में महत्व है। जैसे कि देखिए हम एक गणराज्य, मतलब कि एक अच्छा राज्य का मतलब कि विस्तार भी कर लिए और वहाँ रह भी रहे हैं, ये भी उन्हीं का देन है। और हम एक अच्छा, और दूसरा आप लिख सकते हैं कि एक अच्छा समाज में हम रह रहे हैं, वो उन्हीं का देन है। और हमें सभी प्रकार की न्याय सुविधा प्राप्त है, ये सब संविधान की उद्देशिका है। मतलब कि एक संविधान की उद्देशिका मतलब समझ रहे हैं, मतलब वो क्या उद्देश्य रखता है। मतलब कि संविधान अपने देश के प्रति मतलब क्या
उद्देश्य रखता है, और जो उद्देश्य रखता है मतलब कि वह हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व रखता है, ये आपको बताना है। तो संविधान का उद्देश्य आप क्या समझते हैं? मतलब संविधान का उद्देश्य होगा न्याय के लिए, तब ना हमको आज जाके न्याय मिल रहा है। तो उसी प्रकार आप लिख सकते हैं संविधान का उद्देश्य है न्याय को बरकरार रखना, जिससे कि हमको भी अच्छा मतलब न्याय को न्याय, अन्याय को न्याय मिल रहा है। एक अच्छा गणराज्य का स्थापना करना जिसमें हम रह रहे हैं, एक अच्छा समाज का स्थापना करना जिसमें हम रह रहे हैं, अपने गाँव को विकसित करना, अपने देश को विकसित करना, ये संविधान की उद्देश्य का है, जहाँ हमारे जीवन पर निम्नलिखित महत्व है। आप एकदम छोटा सा लिख सकते हैं, जैसे संविधान के उद्देश्य का गणराज्य का स्थापित किया जिसमें हम रह रहे हैं, न्यायालय को मतलब कि न्याय को समझते हुए संविधान के उद्देश्य का है कि उसे मतलब न्याय को न्याय मिलना चाहिए, न्याय को अन्याय, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मतलब कि संविधान के उद्देश्य का आप क्या समझते हैं, तो आप सबसे बना के भी लिख सकते हैं। मतलब कि जो सरकार है, संविधान है, वो मतलब कि क्या उद्देश्य रखती है और उससे जीवन में क्या महत्व है। तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए तो आंसर कुछ नहीं, पहले आप क्वेश्चन को समझना सीखिए, क्वेश्चन को गहराई से एकदम देखिए। ठीक ठीक है। तो अंतिम क्वेश्चन ए वो अंतिम अंतिम क्वेश्चन आपका क्या है? आपको संविधान के मूल सिद्धांतों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लगा? कारण से मतलब कि आपको लोग को संविधान यहाँ बताया मैं, संविधान का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य जान गए, मतलब क्या समानता का उद्देश्य, संस्कार जो भी। तो उसमें जो आपका उद्देश्य है उसको कौन सा आपको अच्छा लगा, मतलब कि वो न्याय का उद्देश्य है, कोई सा भी उद्देश्य, तो यहाँ आप लोग कोई किसी का भी लिख सकते हैं। तो आपको मैं क्या चीज़ का बताऊँ, क्या चीज़ का बताऊँ? आप लोग कैसे बताएँगे? मेरे को खुद बताना पड़ेगा। तो मेरे को क्या चीज़ अच्छा लगता है, जैसे शिक्षा का उद्देश्य आप देख सकते हैं। तो शिक्षा मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे वो उसके अनुसार जो करे। तो शिक्षा का आप लिख सकते हैं कि देखिए, शिक्षा का उद्देश्य हमें सबसे अच्छा लगा जिससे कि मतलब कि जगह जगह पर सरकारी भवनें खोली जा रही है, आंगनबाड़ी खोली जा रही है, जिससे कि गांव के हर एक बच्चे को मुफ्त में शिक्षा प्राप्त है। आप ऐसे करके अपने से बना के भी आगे लिख सकते हैं। तो पहले आप, मैं इस चैप्टर में मेरे को ये भी समझ आया कि देखिए, आंसर को कभी रटना नहीं, आंसर को समझो। आंसर को समझने से पहले क्वेश्चन को समझना सीखो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो आंसर, वो चैप्टर अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, एक बार कोई आपको बताया भी है, तो आप लोग आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो ठीक। तो और आपको मेरे ज्ञान के मंदिर में आकर कैसा लगा? और आप अगर आप डेली ऐसे ही ज्ञान के मंदिर पे आना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में आने वाले ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मैं डेली ज्ञान के मंदिर पे बुलाता रहूं। तो ठीक है।